नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को पक्षकारों से जवाब मांगा कि राज्य में मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन से संबंधित घोटाले की एक श्रृंखला में सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत चयन समिति मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट के पूर्व सचिव डॉक्टर जी सेल्वराजन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। इसमें एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है जिसमें अदालत ने सेल्वराज को अन्य लोगों के साथ प्रबंधन सीटों के लिए परामर्श कदाचार मॉपअप नहीं करने का दोषी पाया था। संचिति के अनुसार अधिशेष जो संशोधन से पहले पॉलिसी धारकों के लिए पूरी तरह से उपलब्ध था, पॉलिसी धारकों के साथ साथ शेयर धारकों के बीच भी संशोधन के बाद वितरित किया जाना था। उन्होंने तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार संपत्ति से वंचित करने के बराबर है। उन्होंने डीआरएचपी के कुछ पैराग्राफों का भी हवाला दिया जो निगम के एकल समेकित जीवन कोष को एक सहभागी पॉलिसी धारक निधि और एक गैर भाग लेने वाले पॉलिसी धारक निधि के दो अलग अलग फंडों में अलग करने की बात करते हैं। संचिति ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि एलआईसी अधिनियम में संशोधन ने न केवल 3 याचिकाकर्ताओं को बल्कि एक ही वर्ग के सभी लोगों एलआईसी पॉलिसी धारकों को उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया है। संचिति के अनुसार एलआईसी के प्रत्येक पॉलिसी धारक के पास जीवन बीमा व्यवसाय से अधिशेष में संपत्ति होती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वो अधिनियम की धारा 28(1)(a) के तहत प्रदान किया गया है जो कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित इस तरह के अधिशेष जीवन बीमा व्यवसाय से का 90% या अधिक आवंटित या बीमा पॉलिसी धारक के जीवन के लिए आरक्षित किया जाएगा। याचिका में निवेशकों को सार्वजनिक निर्गम में शेयर जारी करने के लिए एलआईसी द्वारा दायर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स डीआरएचपी ड्राफ्ट पर रोक लगाने की अंतरिम राहत की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप संचिति की मुख्य दलील ये थी कि वित्त विधेयक जो वित्त अधिनियम 2021 का पूर्ववर्ती है को भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत कभी भी धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जा सकता है और ये कि वित्त अधिनियम और विशेष रूप से एलआईसी अधिनियम में इसके द्वारा पेश किए गए संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के अधिकारहीन हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े बीमाकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी द्वारा प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ को रोकने के लिए अंतरिम राहत देने से इनकार किया है, इस शर्त के साथ कि याचिका के परिणाम के लिए अदालत के समक्ष कोई भी आईपीओ अंततः चुनौती का फैसला करेगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले के 3 एलआईसी पॉलिसी धारकों ने एक रिट याचिका दायर कर वित्त अधिनियम 2021 के माध्यम से जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 में किए गए संशोधनों को रद्द करने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मथुरा वृंदावन में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के यूपी सरकार के फैसले के संबंध में दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा, भारत महान विविधता का देश है। यदि हम अपने देश को सभी समुदायों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान के लिए एकजुट रखना चाहते हैं तो ये अत्यंत आवश्यक है। जस्टिस प्रिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हालांकि यूपी सरकार के आदेश की वैधता पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की। 22 नगरपालिका वार्डों में मांस और शराब पर प्रतिबंध एक तीर्थ स्थल के रूप में घोषित करने के बाद क्योंकि ये नोट किया गया कि जनहित याचिका में सरकारी आदेशों को चुनौती नहीं दी गई थी। सरकार का प्रतिबंध आदेश। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के जरिए मथुरा के वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि के आसपास 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। 22 नगरपालिका वार्ड वाले इस क्षेत्र को भी तीर्थस्थल घोषित किया गया है। जनहित याचिका में कहा गया कि पुलिस ने नाबालिग के माता पिता या ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उनसे कहा कि वे नाबालिग को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने से बचे और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। याचिका में सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत
कुछ प्रतिक्रियाओं का हवाला देते हुए कहा कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में बाल विवाह की कई घटनाओं की शिकायतें हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि घटना और आरटीआई अधिनियम के तहत पूछताछ के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के आलोक में ये स्पष्ट है कि पुलिस कार्रवाई करने या हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक है, क्योंकि वे इलाके के लोगों की प्रथागत प्रथाओं को बाधित नहीं करना चाहते हैं। याचिका में सुझाए गए कुछ उपायों में न केवल एफआईआर दर्ज करना शामिल है, बल्कि बाल विवाह को रद्द करने और उसका रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया भी शुरू करना शामिल है। अतिरिक्त सरकारी वकील रीना सालुंखे ने अदालत को बताया कि नियम बनाए गए हैं और प्रभावी कार्यान्वयन के मुद्दे को देखने के लिए एक समिति भी बनाई गई है। पीठ ने राज्य से प्रासंगिक विवरण के साथ एक हलफनामा दायर करने को कहा और मामले को स्थगित कर दिया। जनहित याचिका में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पुलिस महानिदेशक और महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। एडवोकेट असीम सरोदे द्वारा दायर याचिका में अहमदनगर की एक घटना का उल्लेख किया गया, जहां एक विवाहित नाबालिग लड़की शारीरिक शोषण का शिकार होने के बाद अपने ससुराल से भाग गई और अपने पिता के घर लौट आई। हालांकि जब वो पुलिस के पास गई तो पिता ने भी उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की। राज्य के विभिन्न हिस्सों के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर विशिष्ट नियम तैयार करने और प्रकाशित करने की मांग की। जनहित याचिका में ऐसे पीड़ितों को बचाने, विवाह पर रोक लगाने और इस खतरे को रोकने के लिए माता पिता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली की मांग की गई। याचिका में यह भी मांगा गया कि बाल विवाह से संबंधित मामलों को संभालने के लिए पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों को परिभाषित किया जाए, पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाए और बाल विवाह के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि नियमों की अनुपस्थिति और अधिनियम के गैर कार्यान्वयन का परिणाम है कि हर साल लगभग 1 लाख बाल विवाह होते हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे पीड़ितों को परेशानी होती है। जस्टिस अमजद सैयद और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि बाल विवाह के खिलाफ शायद ही कोई एफआईआर होती है और राज्य को इस प्रथा के खिलाफ उठाए गए कदमों पर 13 जून 2022 तक एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें बहू को अपने ससुर का घर खाली करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने देखा कि वो बहू एक चिकित्सा व्यवसायी है और खराब वित्तीय स्थिति में नहीं है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा, आवेदक स्वाति दास निश्चित रूप से एक चिकित्सा व्यवसायी हैं। वह न तो निराश्रित है और न ही खराब आर्थिक या वित्तीय स्थिति में है और आवेदन में उस प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं है। आवेदक बेटी द्वारा उठाए गए कानून के सवालों के अलावा ससुर के घर पर कब्जे के साथ वो बहाली का कोई मामला नहीं बना पाई है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।